हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी विज्ञान अध्यापिका आपके सामने रसायन विज्ञान के पाठ अम्ल, क्षारक तथा लवण के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये आपके रसायन शास्त्र में दूसरे नंबर का चैप्टर है। जो मैं इसके पहले का चैप्टर मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह पढ़ा दिया था। अब ये आपका दूसरा है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो सबसे पहले मैं अम्ल के बारे में बात करूंगी। अम्ल सामान्यतः खट्टे पदार्थों के रूप में जाना जाता है। पुराने जमाने में लोग सिरके का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो अम्ल के रूप में देखते थे। खट्टा होता है सिरका, आपने देखा होगा। सिरका का नाम तो सुना ही होगा। गांव में भी बनता है और शहर में भी बनता है। आप लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें भी सफ़ेद सिरका होता है। वो तो खैर केमिकल होता है, लेकिन स्वाद उसका खट्टा होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा नींबू, इमली, टमाटर, आंवला, जो भी चीज़ें ये है, दही, ये आपको खट्टी लगती है। इसको अम्ल के श्रेणी में रखा जाता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और पहले लोग उसे लिटमस पेपर के द्वारा जानते थे कि यह अम्ल है कि क्षार है, क्या है, अम्ल है कि क्षारक है, क्या है। तो इस तरह से अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। और खट्टे के साथ लिटमस पेपर में नीले लिटमस को, अभी विद्यालय तो खुला नहीं है तो लिटमस पेपर मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको उसे भी दिखा दूंगी। लिटमस पेपर होता है कागज का, छोटा छोटा पीस होता है, नीले रंग का और लाल रंग का। जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर नीले लिटमस पेपर के ऊपर एक बूंद हम अम्ल की डालेंगे तो वो तुरंत लाल हो जाएगा। और जो क्षारक होता है, अभी आपको बताएंगे, उसके साथ दूसरा लिटमस पेपर होता है। अगर नीले लिटमस पे हम क्षारक को डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अम्ल जो है वह खट्टा होता है। ये तो एक सामान्य सी बात हुई कि सभी लोग जानते हैं ये खट्टा है। जैसे आप नींबू देखे होंगे, कभी अगर एक बूंद गिर जाए जमीन पे तो वहाँ पे सफ़ेद भी हो जाता है, आपने देखा भी होगा। इसी तरह इमली है, तवा वगैरह पर जब मम्मी जल जाता है तवा, कढ़ाई वगैरह, तो उस पर लगाती हैं, तुरंत वो चमक जाता है, साफ हो जाता है। तो वो खट्टे के कारण, अम्ल के कारण ही ऐसा होता है। तो अब लेकिन हमें तो रसायन की भाषा में उसको पढ़ाना है कि वो अम्ल है क्या। तो अम्ल जो होता है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, आयनन सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हैं जो इसको बताए थे, इस सिद्धांत को बताए थे। तो आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। आयन किसे कहते हैं? जिस पर ये प्लस और माइनस लगा हुआ है, जो अकेला परमाणु होता है। तो ये जो अम्ल है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। और ये Cl जो है, देखिए आपका ये माइनस में आ गया। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, इस हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई और धनायन नहीं देता है। इसको इसलिए बता रहे हैं कि अभी जब हम लवण पढ़ाएंगे तो उसमें यही फर्क आएगा, यही अंतर आएगा। तो ये अम्ल है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये HCl जो है ये जलीय विलयन में H आयन और Cl आयन देता है। इसी तरह से ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3, ये भी जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो H आयन और NO3, ये H आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं है। इसी तरह से CH3COH, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। CH3COH जब जलीय विलयन में ये H आयन देता है, CH3COOH। अभी हम नीचे जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये H आयन, एक ये वाला जो H आयन है ये अलग हो जाएगा और CH3COO अलग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देता है। तो इस तरह से आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार जलीय विलयन, ये अम्ल वो पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस छोटे से पीरियड में ये जो आपका वीडियो बना है, इसमें हम पूरा लिख नहीं सकते। आपके किताब से, आपके चैप्टर से पूरा मैंने आपके वीडियो में डाल दिया है और वो व्हाट्सएप पे डाल दिया है। व्हाट्सएप में आपका डार्क कलर से लिखा हुआ है अम्ल क्या है, तो आपको उसे पूरा लिखना है। जो हम बोल रहे हैं उसको आपको पूरा लिखना है। साथ में उसका कम से कम दो उदाहरण, इसको उदाहरण कहते हैं, दो उदाहरण आपको डालना है, ये बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन है,
यह जल में अकेले नहीं रहता है। ये प्रोटॉन है, ये जल में अकेले नहीं रहता है, यह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। देखिए यहाँ पे H आयन है प्लस H2O जल है, जल, और यहाँ पे क्या बन गया S3O, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जलीय विलयन में H आयन देता है, लेकिन वो H आयन जल में अकेले नहीं रह सकता, इसलिए वह क्या करता है, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार भी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये कौन सा चिन्ह है, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है, मतलब ये इधर से इधर भी बन सकता है और इधर से इधर भी। अगर हम कारण को हटा देंगे तो वो इधर से इधर भी बदल सकता है। ठीक, जो लोग नहीं सुने हो, नहीं देखे हो, वो ध्यान दे देंगे कि ये क्या है, बाद में ये सोचेंगे ये पता नहीं क्या चीज है। तो ये उत्क्रमणीय जो क्रिया होती है उसका चिन्ह होता है। ठीक, तो अब जैसे आपको, अब हमने यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बताया ना, तो उसका उदाहरण जैसे HCl H2O से क्रिया करके क्या बनाएगा ये, अब H3O प्लस Cl। H3O हाइड्रोनियम आयन, मतलब जो अम्ल है जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्योंकि ये एक परमानेंट क्रिया नहीं है, ये रह नहीं सकता, तो ये जल से तुरंत क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो ये नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लों का नाम जान लीजिए हैं, और ये एसिटिक अम्ल, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो H3O और HSO4 बना देता है। ठीक, अब ये अम्ल के बारे में जानकारी हो गई, और लिटमस पेपर को, जो नीले रंग का लिटमस पेपर है, उसको लाल कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अब अम्ल की क्षारकता, व्हाट इज अम्ल की क्षारकता, क्या चीज है, तो देखिए किसी भी क्रियात्मक समूह में जो H आयन होते हैं वो हम हटा सकते हैं, मतलब उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अम्ल के एक अणु में, एक अणु का मतलब जैसे HCl, ये एक अणु हुआ, 2HCl होगा तो 2 अणु हो जाएगा, HNO3 एक अणु है, तो अम्ल के एक अणु में, जैसे ये CH3COH है, ये एक अणु है अम्ल का, H2SO4 है, ये एक। अब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो भी लिख दें तो वो 3, 4, 5 अणु हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब हम बता रहे हैं कि अम्ल की क्षारकता का मतलब प्रत्येक अम्ल के एक अणु में जितने प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है उसे अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ये आपको मिल जाएगा किताब में, लिख लीजिएगा। अभी ध्यान से इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप किताब में देखेंगे, मिल जाएगा। आप दोबारा चाहेंगे तो दोबारा इसको समझ लेंगे। तो अम्ल की क्षारकता मतलब किसी भी अम्ल के एक अणु में प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता। अब हम यहाँ पूरा विवरण नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो आपको किताब में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आप देखिए, अब हाइड्रोजन परमाणुओं के जितने परमाणु रहते हैं उसके कारण ये जो अम्ल है उसकी क्षारकता 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे HCl में कितना हाइड्रोजन है, 1, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, HCl की 1। HNO3 में कितना हाइड्रोजन है, 1, तो इसकी क्षारकता भी 1 होगी। अब यहाँ पे CH3COH, देखिए अभी हमने बताया था ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब आप साधारण केस में आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु, आप झट से कहेंगे 3 और 1 4, गलत, एकदम गलत है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये CH3 क्रियात्मक समूह नहीं है, ये एल्किल समूह है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आपका जो प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, COOH, ये है इसका क्रियात्मक समूह। तो ये H आयन केवल 1 है, कितना है, 1 है, इसको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है ये। तो ये कि इसमें कितने प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन है, तो CH3COOH में 1 प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन, तो इसकी क्षारकता कितनी हुई, तीनों अम्लों की क्षारकता कितनी हुई, 1। इसी तरह से द्विक्षारकीय होते हैं। यहाँ पर देखिए H2SO4, H2 ऊपर भी हमने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे कितने प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन है, 2, कितने, 2, तो इसको क्या कहेंगे, द्विक्षारकीय। इसी तरह से H2CO3, तो इसमें कितनी है, 2, इसको क्या कहेंगे, द्विक्षारकीय। इसी तरह से अगर प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक अणु में, अम्ल के एक अणु में यहाँ पे H3PO4 है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिक्षारकीय।
बात समझ में आई? बहुत स्पष्ट मैंने बता दिया, आपको बुक में मिल भी जाएगा। तो इस तरह से अम्ल की क्षारकता एक क्षार की, द्विक्षार की और त्रिक्षार की हो सकती है, जितने परमाणु हाइड्रोजन के हम प्रतिस्थापित कर सके उतने एक अणु में। अब आइए क्षारक, देखिए अम्ल के बारे में हमने आपको बता दिया। अब क्षारक, क्षारक अम्ल का बिल्कुल उल्टा होता है, ये अम्ल की क्रिया जो होती है उसका उल्टा काम करता है। तो ये जो क्षारक होता है ये आपका जलीय विलयन में OH आयन देता है। ये H आयन दे रहा था, आपको ध्यान है, अम्ल जो है H आयन देता है, इसका स्वाद कसैला होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका स्वाद कसैला होता है और अम्ल के विपरीत क्रिया करता है। और यहाँ पर आपने देखा कि क्षारक जो है जलीय विलयन में OH आयन देता है, OH माइनस, ये देख रहे हैं यहाँ पे H प्लस था, यहाँ पे OH माइनस, तो ये OH आयन ऋणात्मक देता है। जैसे जैसे देखिए अब ये क्षारक किसको कहेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका OH आयन दे रहा है, देखिए Na प्लस और OH माइनस, तो OH आयन दे रहा है, यहाँ पे H आयन नहीं दिख रहा है आपको, तो ये क्या है आपका क्षार है। OH आयन जब देगा तो ये क्षार है, ठीक। इसी तरह NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपकी बुक में नीचे लिखा भी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखेंगे तो ये आ नहीं पाएगा पूरा। तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी देखिए उत्क्रमणीय क्रिया है, तो ये NH4 और देखिए OH आयन दे रहा है। बात समझ में आई? क्षारक वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जैसे ये अम्ल की क्षारकता थी उसी तरह से, अच्छा एक चीज और जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये क्षार कौन सा पदार्थ, एक क्षारक होता है, एक क्षार, क्षार वे पदार्थ क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर जल में डालिए, जैसे NaCl को, मतलब कि कहाँ गया ये आपका NaOH को जल में डालिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो घुल जाएगा। इसी तरह तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षार किसे कहते हैं, कभी कभी क्षार भी पूछ देता है। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या चीज है, क्षार है। ध्यान दीजिएगा, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। कुछ ऑक्साइड भी होते हैं जो OH आयन नहीं देते हैं, वो क्षारक क्षार नहीं होते। अब आ जाइए क्षार के बाद यहाँ पे क्षार की अम्लता, जैसे ये था अम्ल की क्षारकता, तो क्षारक की अम्लता, क्षारक की अम्लता, कितने अम्ल को वो उदासीन कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही चीज ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक क्षार के एक अणु में, प्रत्येक क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील OH आयन की संख्या, यहाँ पे H आयन की संख्या थी, यहाँ पे OH आयन की संख्या, कितनी OH आयन है जिसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब समझ सकते हैं ना, हटाना, एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील OH आयनों की संख्या को क्षारक की अम्लता कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा बुक में और आप इसको लिख लीजिएगा। इसकी परिभाषा लिखना, इसका उदाहरण लिखना बहुत ही जरूरी है। उदाहरण आपको यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, आपके बुक में मिल भी जाएगा। तो जैसे NaOH, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितना OH है, एक, KOH में कितना OH है, एक, NH4OH में कितना OH है, एक, तो इसकी अम्लता कितनी हुई, एक, कितनी हुई, एक। लेकिन यहाँ पे देखिए CaOH होल ट्वाइस, जब पढ़ना भी सीख लीजिए, अभी आप 10th में गए हैं तो सोचेंगे पता नहीं इसको कैसे पढ़ा जाए, सी जब पढ़ना नहीं आएगा तो फिर आपको याद भी नहीं होगा। CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहते हैं, होल ट्वाइस, मतलब कि ये घेर के, ये ट्वाइस मीन दो, होल ट्वाइस। इसी तरह MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें OH आयन की कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, दो, तो इसकी अम्लता कितनी हुई, ये क्षार की अम्लता कितनी हुई, दो हुई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, उसके नीचे आइए, FeOH होल थ्राइस, इसको क्या कहेंगे, थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, थ्राइस मींस तीन, इसमें OH आयन की संख्या कितनी है, तीन, ठीक है, इसमें कितनी है, तीन, तो इसकी अम्लता कितनी होगी, तीन। आई बात समझ में?
अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता उसके H और OH आयन की संख्या के आधार पर लिखी जाती है, जितना एक अणु में उपस्थित होते हैं OH या H आयन। ठीक, अब अम्ल व क्षार की हम पहचान कैसे जानेंगे हम? ये परखनली में रखा हुआ है, अम्ल है, क्षार है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये क्या चीज़ है? भाई जल भी रख दोगे तो उसी तरह रहेगा। अब आप चाउमीन का तो सिरका देखे ही हो, जो आप डालते हो, घर में भी डालते हो और वहाँ भी डालते हो, देखा होगा। तो व्हाइट कलर का वो भी होता है, पानी कलर का पानी भी, अब दोनों रखा हुआ है, हम कैसे जानेंगे? तो उसमें एक आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल पहले देते हैं, जो आप लोग घर में भी देखते हो, बराबर देखते हो, हल्दी का। देखिए, एक अम्ल क्षार सूचक होते हैं। अम्ल क्षार सूचक क्या चीज होते हैं? अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, रंगीन या रंगहीन कुछ भी हो सकते हैं वो, तो वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल में दूसरा रंग दिखाते हैं और क्षारक में दूसरा रंग दिखाते हैं। इस रंग के बदलने से हम जान जाते हैं कि ये अम्ल है अथवा क्षार है। आपके घर में हल्दी होगी, आप इसको करके भी देख लीजिएगा, एकदम इसी को प्रयोग कहते हैं। हल्दी होगी, हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। ठीक, पीले रंग की हल्दी होती है। अब उस पीले रंग की हल्दी में आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे कभी कभी गिर जाते हैं तो मम्मी तुरंत क्या बांधती है? हल्दी चूना। मान लीजिए खून नहीं निकल रहा है, खाली सूजन आ गई है, तुरंत मम्मी हल्दी चूना गर्म करती है और जैसे ही हल्दी में चूना डाला जाता है, चूना क्या है? क्षार है, तो हल्दी अपना रंग तुरंत बदल देती है। जो पीला है वो क्या हो जाता है? नारंगी हो जाता है, आपने देखा होगा। इसी तरह से सब्जी अगर मान लीजिए आपके व्हाइट कपड़े पे गिर जाती है या कपड़े पे गिर जाती है, जैसे ही उस पे आप साबुन रगड़ते हो, तुरंत उसका रंग भूरा या पीला से भूरा हो जाता है। तो ये जो हल्दी है, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, सूचक है, जो कि अम्ल और क्षार को बताता है। तो इसी तरह से आपके जो रसायन में है, रसायन में भी अम्ल क्षार सूचक होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये रंगहीन भी हो सकते हैं और रंगीन भी हो सकते हैं। तो अब हम आपको उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो आप अम्ल क्षार सूचक में आता है लिटमस। तो लिटमस दो तरह का होता है, एक लिटमस विलयन भी होता है, एक लिटमस पेपर भी होता है। जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया, लिटमस पेपर आप विद्यालय में चलेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, नीले रंग का और लाल रंग का लिटमस पेपर होता है। नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देता है और लाल लिटमस को जो क्षारक होता है वो नीला कर देता है, उल्टा। ठीक, अब लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? ये कार्बनिक विलयन होता है, इसका रंग बैंगनी होता है। कैसे? साधारण अवस्था में इसका रंग बैंगनी होता है, लेकिन जैसे ही लिटमस विलयन में हम एक बूंद अम्ल की डालते हैं तो बैंगनी रंग किस रंग में बदल जाता है? लाल। तो अगर ये लाल में, अगर हम लिटमस विलयन में ये अम्ल की एक बूंद डालते हैं या किसी भी चीज को, आपको पता नहीं है कि ये अम्ल है, एक बूंद हमने डाला और लिटमस विलयन का रंग बदलकर लाल हो गया, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि इसमें रखा हुआ जो पदार्थ है वो अम्ल है। इसी तरह से लिटमस विलयन में यदि हम क्षारक की एक बूंद डालते हैं तो उसका कलर नीला हो जाता है, जिससे हम जान जाते हैं कि इस परखनली में या जो भी चीज में रखा हुआ पदार्थ है वो क्षारक है। ठीक, ये हो गया एक आपका इंडिकेटर या सूचक, इसको कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। लिटमस पेपर भी होता है, जैसा कि हमने बताया कि अम्ल, ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसी तरह से एक मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थीलीन भी होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो मिथाइल ऑरेंज साधारण अवस्था में कैसा होता है? उदासीन अवस्था में नारंगी रंग का होता है। किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुविकल्पिक में बहुत तेज पूछता है कि ये अम्ल में इसका रंग क्या होता है और क्षार में इसका रंग क्या होता है। तो उदासीन अवस्था में यह मतलब, उदासीन मतलब ये होता है ना वो अम्ल है ना क्षार है। ठीक, अभी आप सोचेंगे पता नहीं क्या ये उदासीन बता दी, तो उदासीन का मतलब ना वो अम्ल है ना क्षार है। तो ऐसी अवस्था में उसका रंग नारंगी होता है। लेकिन जैसे ही हम अम्लीय विलयन में एक बूंद अम्ल की डालते हैं इसके विलयन में, उसका रंग लाल हो जाता है, नारंगी से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसी तरह से हम क्षार अगर एक बूंद उसके विलयन में डाल देते हैं तो ये पीले रंग का हो जाता है। अम्लीय विलयन में लाल रंग, मेथिल ऑरेंज का, और क्षार के विलयन में पीले रंग का हो जाता है। ठीक,
इसी तरह से दूसरा इंडिकेटर है ये अम्ल क्षार सूचक है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो है उदासीन अवस्था में रंगहीन होता है। इसी तरह से अम्लीय विलयन डालने पर अम्लीय विलयन में भी इसका रंग रंगहीन ही होता है। रंगहीन का मतलब समझ रहे हैं, पानी कलर, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है उसको आप, जैसे दूध को तो आप सफेद बोलते हो लेकिन पानी का कोई कलर नहीं होता है। वो अगर पानी में जरा भी कोई कलर आता है तो कहते हैं ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, देखो इसमें हल्का पीला है तो ये हल्का काला है। तो आपको अम्लीय विलयन में ये रंगहीन होता है और उदासीन अवस्था में भी रंगहीन होता है, लेकिन क्षारकीय विलयन में यह गुलाबी रंग देता है। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने आपको अम्ल, क्षारक, क्षारक की अम्लता, अम्ल क्षार की पहचान और मिथाइल ऑरेंज ये सूचक, अम्ल क्षार सूचक भी आपको हमने बताया और समझाया। इसे आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। और मैंने इसके अतिरिक्त लवणों के एक पूरी स्लिप डाल दी है और उसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लवण हैं उनके नाम और उनके वो अम्लीय हैं कि क्षारीय हैं कि क्या है, वो पूरा मैंने लिस्ट डाल दी है। उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। स्मरणीय बिंदु भी डाल दिया। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी जितना एक दिन में पढ़ाया जा सकता था उतना हमने कवर किया, तो उसे आप पढ़ लेंगे। हमने उसमें आपके लिखित कार्य में डाल दिया है और उसको फाइल पे लिख भी लेंगे, रजिस्टर पे लिख भी लेंगे। थैंक यू।